हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। आज हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स। टॉपिक है कैलकुलेट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। देखो, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है और नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। कहाँ पे? एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट, एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हमने क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स कैलकुलेट करना है और नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है, विच इज़ एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब समझिए बेटा, सबसे पहले डायग्राम में आते हैं। मान लीजिए ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। क्लियर? नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो मान लीजिए दोनों के बीच में ये आ गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए दिस इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बी। बी इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और हम इसमें एक बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं और इसमें हमने क्या प्लेस कर दिया? एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है ए बी। क्लियर? बार मैग्नेट का सपोज करिए ये एंड है साउथ पोल और ये एंड है आपका नॉर्थ पोल। क्लियर? दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। पोल स्ट्रेंथ कितनी है? स्मॉल एम है। और मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। क्लियर? अब सबसे पहला पॉइंट बेटा, कभी भी साउथ पोल पे जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर? और नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। क्लियर रहेगा ये पॉइंट कि आपका जो नॉर्थ पोल है उस पे फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में और जो साउथ पोल है उस पे फोर्स लगेगा फील्ड से अपोजिट। क्लियर? और बेटा मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी था तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बी है। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। बेटा दोनों जगह पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है। कभी भी फोर्स क्या होता है? फोर्स हमेशा होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे भी जो फोर्स आएगा वो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी। क्लियर? इस तरह से F1 और F2 दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। क्यों? ऑलरेडी फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है। बेटा बार मैग्नेट के दो पोल हैं तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ भी इक्वल है। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल है, पोल स्ट्रेंथ इक्वल है तो ऑटोमेटिक फोर्स भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। और फोर्स किसके बराबर होगा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बस एक सिंपल सा पॉइंट है कि साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड से अपोजिट लगेगा और नॉर्थ पोल पे जो फील्ड लगेगा वो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो देखना आप क्या कहोगे, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है अपनी लैंग्वेज में। क्या लिखोगे? बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। सबसे पहले कहेंगे कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन विच
ए मैग्नेटिक डाइपोल कह दीजिए या बार मैग्नेट कह दीजिए, प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द एंगल बिटवीन डाइपोल, बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना मान लीजिए, थीटा। क्लियर। फिर क्या बताएंगे, ऑन द साउथ पोल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, ऑन द नॉर्थ पोल द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और अब देखना, आप F1 किसके बराबर बताओगे, F1 बराबर बताओगे mb, और F2 भी क्या है, mb। अगर आप वेक्टर की फॉर्म में शो करना चाहो, अगर आप इसके ऊपर वेक्टर लगाना चाहो, तो देखिए वेक्टर में क्या आएगा, वेक्टर में आएगा F1 की डायरेक्शन फील्ड से अपोजिट है तो माइनस आएगा, और F2 की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और अब सिंपल बता दोगे, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर कैंसिल आउट ईच अदर, देयरफॉर कैंसिल आउट ईच अदर। और इसलिए आपका जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्लियर। तो जब किसी बार मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्लियर। अब बात करेंगे नेट टॉर्क की। तो अब समझिए, देखिए अब क्या निकालना है, नेट टॉर्क निकालना है। बेटा टॉर्क किसके बराबर आएगा, टॉर्क आएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो अब समझिए बेटा, आप क्या कहोगे, आप यहाँ पे कहोगे टॉर्क को टाउ से डिनोट करेंगे, फोर्स। बेटा दोनों फोर्स इक्वल हैं तो चाहे किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लें, एम बी। भाई वैसे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये है, और अगर खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल ही है। कोई एक पॉइंट लिख देना, चाहे वेक्टर फॉर्म में लिख देना और चाहे किस में लिख देना, मैग्नीट्यूड में लिख देना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे करेंगे, आप क्या करो, किसी एक फोर्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करके लाओ और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा। और मान लीजिए दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका AC। क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC है, मार्क कर देंगे इक्वेशन 1। अब हमारा टारगेट है वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, AC की। अब AC की वैल्यू समझिए बेटा, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी ऑटोमेटिक क्या रहेगा, थीटा। तो अब देखना, ट्राइंगल लोगे ABC, ट्राइंगल ABC, ये एंगल थीटा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC परपेंडिकुलर और AB हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और इस तरह से AC किसके बराबर आ गया, AB साइन थीटा आ गया। और AB क्या है बेटा, बार मैग्नेट की लेंथ, और जनरली बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ क्या होती है, 2L। तो किसके बराबर आ गया, 2L साइन थीटा आ गया। क्लियर। अब इस वैल्यू को पुटअप करेंगे इक्वेशन 1 में। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देखिए जरा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mb इंटू 2L साइन थीटा। और बेटा अब देखना, टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल MB साइन थीटा आ जाएगा। रेफरेंस देंगे क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, कैपिटल एम, और किसके इक्वल आएगा, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2l। और इसीलिए मैंने m इंटू 2l की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल M लिख दिया, और दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और क्या आ गया, एम बी साइन थीटा आ गया। और अगर मैं इस टॉर्क को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, m क्रॉस b आएगा। क्लियर, तो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m क्रॉस b आ जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे इसके स्पेशल केस। एक बार स्पेशल केस समझिए। पहला केस, इफ थीटा इज 90, अगर थीटा 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, और वो अपने आप में टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी, एम बी के बराबर आएगी। क्लियर। दूसरा स्पेशल केस, अगर आपका थीटा 0 हो या आपके थीटा की वैल्यू 180 हो, उस टाइम पे टॉर्क आएगा मिनिमम, और मिनिमम टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। बस ध्यान, टॉर्क मिनिमम का मतलब क्या है, टॉर्क, कोई टॉर्क रोटेट नहीं करेगा तो मूव नहीं, रोटेट नहीं करेगा, और इसका मतलब जब थीटा 0 होगा तो वो कंडीशन तो रहेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और जब थीटा 180 रहेगा वो कंडीशन रहेगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्लियर। तो एक बार समझिए स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है बेसिकली यहाँ पे जो ये थीटा है ना, नोट में डालेंगे, थीटा जो है ये एंगल है किस किस के बीच का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। थीटा 0 जो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस कंडीशन में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड यही है, क्लियर, और आपका बार मैग्नेट भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मतलब क्या है, बार मैग्नेट में ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, और आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, ये अपने आप में किसकी कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्लियर। और दूसरी, जब थीटा 180 रहेगा, थीटा कितना रहेगा, 180, जो कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा, ये रहेगा आपका साउथ पोल और ये रहेगा आपका नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपकी कंडीशन रहेगी किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्लियर हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक पॉइंट और समझिए, अब वो कहता है नेट टॉर्क निकाल दिया, नेट फोर्स निकाल दिया। अब कहते हैं मान लीजिए हमने क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए मान लीजिए इसी में वो कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी stored in bar magnet, stored in bar magnet in uniform magnetic field, in
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब समझिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जनरली यू से लिखते हैं। क्लियर। अब एक पॉइंट समझेंगे बेटा, कभी भी एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। कभी भी मैं किसी भी एनर्जी की बात करूं तो आपकी जो कोई भी एनर्जी होगी वो किसी भी तरह की एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। बेटा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके उसका इंटीग्रेशन कर दूं। अगर मैं ये कह दूं कि लीनियर मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क आएगा। और आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। और उस कंडीशन में आप पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन लिखें तो फोर्स की जगह क्या लिख देंगे? टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसी के बिहाफ पे यहाँ आ गया पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखेंगे। बेसिकली वर्क डन के बराबर होगा। और किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब आपने शुरू में जब रखा उस टाइम पे जो एंगल था वो एंगल था आपका θ1 और रोटेट होके जहाँ पहुँच गया वो एंगल हो गया आपका θ2। क्लियर। तो अब देखिए इस तरह से आप यहाँ पे आ गए। तो अब समझिए पोटेंशियल एनर्जी यू। पोटेंशियल एनर्जी यू किसके बराबर होगा? किसकी वैल्यू रख रहे हैं? टॉर्क की। टॉर्क की वैल्यू क्या है? दैट इज एम बी साइन थीटा। तो देखना क्या आ गया? दैट इज एम बी साइन थीटा और इंटू डी थीटा है ही। और कहाँ से? फ्रॉम θ1 टू θ2। अब देखें आगे क्या आएगा आपका? एम बी को बाहर ले सकते हैं और साइन थीटा डी थीटा। बेशक चाहो तो आप एज इट इज़ लिख दो, चाहे तो आप एम बी को बाहर ले लो। मान लो यही है एम बी साइन थीटा डी थीटा, θ1 टू θ2। अब क्या आएगा बेटा? एम बी तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था। और आपका साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। और कहाँ से? फ्रॉम θ1 टू θ2। अब क्या करेंगे? माइनस बाहर ले लेंगे एम बी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? कोस θ2 माइनस कोस θ1। और ये क्या आ गई आपकी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बार मैग्नेट आ गई इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएं तो एम बी एंड क्या आ जाएगा? कोस θ1 माइनस कोस θ2। क्लियर। अब एक पॉइंट समझें, यहां पे भी दो कंडीशन आएंगी। एक चीज तो क्लियर है, कभी भी रोटेट करके और कहां पे जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा। कभी भी हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से और रोटेट करके कहां पे जाएंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएंगे। तो अब तीन कंडीशन हैं। जब आपके डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, हम बेसिकली थीटा की टर्म्स में बात कर लेते हैं, नोट में डाल लेंगे। तीन कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। थीटा ये सेम एंगल है, थीटा 90, थीटा 0 और थीटा 180। बेटा जब थीटा 90 होता है तो उस टाइम पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, लेकिन ध्यान रखना उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। क्लियर। और जिस टाइम पे आपका थीटा आपका 0 रहेगा
सॉरी, जिस टाइम पे थीटा 0 रहेगा उस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। उस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। और जब थीटा 180 होगा उस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्लियर? तीनों कंडीशन आ गई समझ में? एक बार देख लीजिए, हमने बेसिकली 3 चीज़ें कैलकुलेट की हैं, नेट फोर्स, नेट टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? इन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किस में रखा गया हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो। एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो 2 कंडीशन आ सकती हैं। एक आ सकता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब समझें बेटा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब बार मैग्नेट मूव नहीं करेगी, क्योंकि देखो किसी चीज़ को मूव कराने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है। लेकिन आपका नेट फोर्स 0 आ रहा है तो डाइपोल या आपकी जो बार मैग्नेट है वो मूव नहीं करेगी। दूसरी बात आई नेट टॉर्क। नेट टॉर्क हमारा बेसिकली mb साइन थीटा आया है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो इसका मतलब डाइपोल क्या करेगा या बार मैग्नेट क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्लियर हुआ? तो ध्यान रहेगा, जब बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर? मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 नहीं आया, इसलिए रोटेट करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे है नेट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एक बार समझिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b, तो ऑटोमेटिक ये फोर्स भी mb और ये फोर्स भी mb, दोनों इक्वल अपोजिट थे, कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स क्या आ गया, 0। अब जरा दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मान लीजिए एक जगह मैग्नेटिक फील्ड b1, दूसरी जगह मैग्नेटिक फील्ड b2, तो एक फोर्स आएगा mb1 और एक फोर्स क्या आएगा, mb2। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो नेट फोर्स 0। तो इसलिए देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस टाइम पे नेट फोर्स नॉन जीरो होगा और इसका मतलब बार मैग्नेट क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और बेटा नेट टॉर्क तो फोर्स 0 नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क भी 0 नहीं आएगा और इसका मतलब क्या कर सकती है, बार मैग्नेट रोटेट भी कर सकती है। तो ये पॉइंट आप एक माइंड में रखेंगे कि जब बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बार मैग्नेट मूव नहीं करेगी, सिर्फ रोटेट करेगी। सिर्फ रोटेट करेगी मतलब क्या है, सिर्फ ऐसे रोटेट करती रहेगी। ठीक है? लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मूव भी करेगी और रोटेट भी करेगी। मूव भी करेगी मतलब आगे की तरफ भी जाती रहेगी और रोटेट भी करती रहेगी। ठीक है? इस तरह से आगे की तरफ भी जाएगी और रोटेट भी करेगी। तो ये एक पॉइंट ध्यान रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। मूव नहीं कर रहा, सिंपल है, नेट फोर्स 0 होगा। रोटेट कर रहा है मतलब नेट टॉर्क होगा। यहाँ पे मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, मतलब फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। इसके अलावा 2 कंडीशंस तो ये ध्यान रखनी है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 है, और टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, mb। और टॉर्क मिनिमम क्या होगा, 0, कब,
जब थीटा 0 है या थीटा 180 है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, बशर्ते आपको पता हो कि थीटा अपने आप में एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। क्लियर। और 3 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। जब थीटा 90 होगा, जिस टाइम पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 0। और बेटा जिस टाइम पे टॉर्क मिनिमम होगा, थीटा 0 और थीटा 180, तो ध्यान रखना थीटा 0 जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, और जब थीटा 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो आप ध्यान रखना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो इस तरह से हमने नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया, नेट टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले ये पॉइंट ध्यान रहेंगे, मूव भी करेगा, रोटेट भी करेगा। क्लियर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था सेम क्वेश्चन कि नेट फोर्स निकालिए, नेट टॉर्क निकालिए, और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करिए। वहाँ पे बार मैग्नेट की बजाय क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कहाँ पे था, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, बार मैग्नेट, और कहाँ पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट कह दीजिए या मैग्नेटिक डाइपोल कह दीजिए, कंफ्यूज मत होना इसमें, बार मैग्नेट कह दीजिए या मैग्नेटिक डाइपोल कह दीजिए। क्लियर। तो वो कोई भी क्वेश्चन कह सकता है कि बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको कहाँ पे रख दिया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। नेट फोर्स, नेट टॉर्क, और क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग में अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको वो तीनों क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, नेट फोर्स, नेट टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक डाइपोल की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ओके बेटा, तो अच्छे से कर लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।